तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की, तुतनखामुन के मकबरे की, और उस जानलेवा श्राप की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वहीं से निकला था। कहते हैं मकबरे पर ये चेतावनी लिखी थी, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो बहुत ही भयानक तरीके से और बहुत जल्दी सच होती दिखाई दी। अच्छा, तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इस श्राप का जन्म कैसे हुआ? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1923, जगह काहिरा, और एक आदमी की जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हों में। सोचिए, लॉर्ड कार्नवान की मौत सिर्फ एक इन्फेक्शन से नहीं हुई, मतलब ये कोई आम मौत नहीं थी। ठीक जिस पल उनकी मौत हुई, उसी पल कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटनाएं घटी, और इन्हीं घटनाओं ने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी। अब देखिए, ये सब हुआ क्यों? क्योंकि कुछ ही महीने पहले कार्नवान और आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने इतिहास की शायद सबसे बड़ी खोज की थी। उन्हें मिला था तूतनखामुन का मकबरा, जो हजारों सालों से अछूता था, और अंदर अंदर 5000 से ज्यादा बेशकीमती खजाना था। लेकिन कार्नवान की मौत से पहले ही कुछ अजीब इशारे मिलने लगे थे, ऐसे अपशकुन जिन्हें देखकर स्थानीय लोगों को लगा कि फेरो के बदले की शुरुआत है, एक सुपरनैचुरल बदला। और फिर कार्नवान की मौत के बाद तो जैसे मौतों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। मीडिया में हंगामा मच गया और एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आने लगा। मकबरे से जुड़ा एक एक करके कई लोगों की रहस्यमयी मौत होने लगी। जैसे कि जॉर्ज जे गोल्ड, एक अमेरिकन फाइनेंसर, वो मकबरा देखने गए और उसके कुछ ही दिन बाद बुखार से उनकी मौत हो गई। और बस पीड़ितों की लिस्ट लंबी होती गई। हर एक मौत के साथ इस श्राप की कहानी और भी ज्यादा डरावनी और सच्ची लगने लगी। फिर थे जोएल वॉल, एक ब्रिटिश उद्योगपति। उनके साथ भी बिल्कुल वही हुआ। मकबरे के दौरे के बाद तेज बुखार और फिर मौत। उस दौर के अखबार तो बस सनसनीखेज हेडलाइन से भरे पड़े थे कि फेरो के श्राप ने एक और शिकार ले लिया। हद तो तब हो गई जब सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, वो रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था, उनकी भी अचानक मौत हो गई। मतलब जो लोग सीधे मकबरे के अंदर नहीं भी गए, वो भी इस श्राप से बच नहीं पाए। और देखते ही देखते 1929 तक ये कहा जाने लगा कि इस श्राप ने 22 जानें ले ली हैं। मौतों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, और इसका क्लाइमैक्स हुआ एक बेहद चौंकाने वाली पारिवारिक त्रासदी के साथ। ये बहुत ही दुखद था। रिचर्ड बेथेल, जो कार्नवान के सेक्रेटरी थे, उनकी मौत हुई, और इस खबर के सदमे से उनके पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने अपनी जान दे दी। अब तो ऐसा लगने लगा था कि जो भी इस खोज से जुड़ा है, चाहे सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली, वो बच नहीं सकता। और फिर मिला फाइनल सबूत। जब मम्मी की जांच हुई तो पता चला कि उसके गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव था जहां लॉर्ड कार्नवान को कीड़े ने काटा था। बस इसी को मान लिया गया एक ऐसा सुपरनैचुरल लिंक जो मरे हुए फेरो और उसके पहले शिकार को जोड़ता था। इसके बाद तो किसी को कोई शक ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ये श्राप इतना ही ताकतवर था, तो एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें श्राप का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बनना चाहिए था? जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ श्राप के शिकार और दूसरी तरफ वो लोग जो असल में खुदाई में शामिल थे। हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों ने मकबरे को सच में खोला था, मम्मी को हाथ लगाया था, उनमें से ज्यादातर ने एक लंबी पूरी जिंदगी जी। और सबसे बड़ा नाम, हॉवर्ड कार्टर, वो आदमी जिसने खुद अपने हाथों से मकबरे को खोला था। वो इसके बाद 16 साल और जिया और 64 की उम्र में उसकी मौत हुई। मतलब श्राप का जो नंबर 1 टारगेट होना चाहिए था, वो तो इसका शिकार बना ही नहीं। तो अब जब इस पूरी कहानी की नींव ही हिल गई है, तो चलिए एक एक करके उन सबूतों की पड़ताल करते हैं जिनके दम पर इस श्राप की कहानी बनाई गई। सबसे पहले वो मशहूर चेतावनी, मौत पंख फैलाकर आएगी। पता है क्या, वो शिलालेख मकबरे पर था ही नहीं, ये एक पत्रकार की बनाई हुई कहानी थी, और खुदाई टीम ने इस पर चुप्पी साधे रखी, जिससे ये कहानी और फैल गई। और बाकी सबूतों का क्या, जैसे कार्नवान की मौत के वक्त पूरे शहर की बत्ती चली जाना? 1920 के काहिरा में पावर कट्स बहुत आम थे, ये बस एक इत्तेफाक था। और उनकी कुतिया की मौत, दोनों की मौत के समय में कई घंटों का फर्क था। और मम्मी के गाल का घाव,
वो भी एक दूसरे अखबार की उड़ाई हुई खबर थी जो डिस्कवरी की रेस में पीछे रह गया था। मतलब हर रोज होने वाली आम घटनाओं को मीडिया ने सनसनी बनाने के लिए एक सुपरनैचुरल एंगल दे दिया। तो क्या मौतों का कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है? बिल्कुल। मकबरे जैसी हजारों साल से बंद जगहों में एक खास तरह का फंगस पाया जाता है, एस्परजिलस नाइजर। जब ये सांस के जरिए अंदर जाता है तो ये कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये एक बायोलॉजिकल वजह हो सकती है। और हमें उस जमाने के मेडिकल हालात को भी नहीं भूलना चाहिए। 1923 में पेनिसिलिन नहीं था, एक छोटा सा कीड़े का काटना भी जानलेवा बन सकता था। लॉर्ड कार्नवान की सेहत पहले से ही खराब थी, तभी तो वो सर्दियां मिस्र में गुजारते थे। असल में श्राप के ज्यादातर शिकार या तो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर उन वजहों से मरे जो उस दौर में बहुत आम थी। तो असली कातिल श्राप नहीं बल्कि उस वक्त की मेडिकल साइंस थी। ठीक है, तो ये सब तो थे अंदाजे और थियोरीज, लेकिन दशकों बाद एक स्टडी ने इस पूरी कहानी का साइंटिफिक पोस्टमार्टम किया। सवाल बहुत सीधा था, क्या जो लोग मकबरे के अंदर गए थे वो वाकई जल्दी मर गए? और 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, वो भी पक्के डेटा के साथ। और नतीजा ये देखिए, जिन 25 लोगों ने मकबरे में एंट्री की थी उनकी मौत की औसत उम्र 70 साल थी, और जो लोग मिस्र में तो थे पर मकबरे में नहीं गए उनकी औसत उम्र 75 साल थी। मतलब साइंटिफिक दोनों ग्रुप्स में कोई खास फर्क नहीं था। तो डेटा बिल्कुल साफ कहता है कि कोई श्राप नहीं था, बल्कि सच तो ये है कि मकबरे से जुड़े लोगों की औसत उम्र उस जमाने के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही थी। तो आखिर में कहानी ये नहीं है कि एक श्राप ने मौतें दीं। असली जादू तो इस खोज में था जिसने एक भुला दिए गए राजा को हमेशा के लिए अमर बना दिया। हॉवर्ड कार्टर ने कोई श्राप नहीं खोला था, बल्कि उन्होंने तूतनखामुन को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर इतिहास का सबसे मशहूर फ़ैरो बना दिया।